जय हिंद दोस्तों। हर साल लाखों बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं अपना घर बार छोड़कर एक छोटे से रूम को अपना आशियाना बनाकर कि एक दिन वह भी आईएएस पीसीएस बनकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। पर क्या हो जब उनको एक दिन यह पता चले कि जिस एक सीट के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वह एक सीट पहले से ही फिक्स है। आप तो दिन रात मेहनत कर रहे हो, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर चीटिंग के सहारे यूपीएससी तक क्लियर कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं ऐसे ही एक शख्स की, पूजा खेड़कर, एक ट्रेनी आईएएस ऑफिसर जो कि हाल ही में पुणे में ट्रेनिंग कर रही थी अपने होम टाउन में। पूजा खेड़कर के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा गरीब है, मतलब ये इतनी ज़्यादा गरीब हैं कि इनके यहाँ खाने तक के लाले पड़े हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया था। बट अगर हम इनके पिताजी और इनके बैकग्राउंड की बात करें तो इनके पिताजी पूर्व आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं और इनके पिताजी एक पॉलिटिशियन भी हैं। इनकी माताजी मनोरमा, जिनका नाम है, वह सरपंच भी हैं बालाग्राव गांव की। पूजा के पिताजी ने इलेक्शंस के टाइम पर अपनी कुल संपत्ति बताई थी कि उनके पास 40 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बट पूजा खेड़कर ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल करती हैं क्योंकि ओबीसी कैटेगरी से सिर्फ वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं जिनकी सालाना इनकम 8 लाख से कम हो। बट पूजा खेड़कर जी तो इतनी ज़्यादा गरीब हैं कि वो ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल कर देती हैं। यह बात तो पूजा जी बहुत अच्छे से जानती थी कि ये इतनी आसानी से 814 रैंक पाकर भी आईएएस बन नहीं सकती हैं, जो कि उनका आईएएस बनने का सपना था। और उन्हें यह भी पता था कि सिस्टम में कुछ ऐसे भी लूप होल्स हैं जिनके कारण वो आईएएस बड़े आसानी से बन सकती हैं, चाहे फिर रैंक 814 हो या फिर 850 ही क्यों ना हो। पूजा खेड़कर जी जब फॉर्म भरती हैं तो उसमें मेडिकल डिसेबिलिटी शो करती हैं। उनके अकॉर्डिंग यूपीएससी को पूजा खेड़कर बताती हैं कि उनके पास 2 डिसेबिलिटी हैं। पहली तो ये कि उनको आंखों से सही से दिखाई नहीं देता है और दूसरी तो ये कि वो मेडिकली इल हैं। वैसे तो पूजा जी के अकॉर्डिंग वो बहुत साल से तैयारी कर रही थी, उन्होंने काफ़ी बार यूपीएससी का एग्ज़ाम्स भी दिया है। बट 2019 में उनका यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर होता है, उनको आईआरएस में सीट भी मिल जाती है। वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उनको एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट भी मिल जाती है। और फिर उसके बाद साल 2021 में वह फिर से यूपीएससी का एग्ज़ाम्स देती हैं और इस बार वो ये 2 जो मेन कैटेगरी हैं, एक ओबीसी और दूसरा जो डिसेबिलिटी वाला है, ये सर्टिफिकेट शो करके खुद को मेडिकली इल बताकर और खुद को आंखों से नहीं दिखाई देता है ये बताकर आईएएस फिर से एक बार क्लियर कर लेती है और इस बार वो आईएएस बन भी जाती हैं। खैर पूजा जी शायद इतनी ज़्यादा नादान थी, अगर इतना ज़्यादा लूप होल्स पता करके आप आईएएस बन भी गए हो तो शांति से बैठ जाना चाहिए था। बट पूजा जी को लगा कि हम अभी ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, हम तो पूरी तरह से आईएएस बन चुके हैं, क्योंकि सिस्टम तो अपनी जेब में, पिताजी पॉलिटिशियंस हैं, मम्मी सरपंच हैं और इनके जो दादाजी थे वो भी ब्यूरोक्रेट्स रह चुके हैं। पूजा जी को ट्रेनिंग के लिए पुणे के कलेक्टर ऑफिस भेजा जाता है। वहां पर वो चाहती हैं, ट्रेनिंग के पहले ही अपनी कुछ मेन डिमांड्स बता देती हैं, जैसे कि उन्होंने बताया कि मैं अपनी प्राइवेट कार से आऊँगी, मैं इतनी ज़्यादा गरीब हूँ कि मैं अपनी ऑडी कार से आऊँगी, उसमें वीआईपी नंबर प्लेट लगी होगी, लाल बत्ती भी लगी होगी और हमें महाराष्ट्र सरकार का बोर्ड भी चाहिए। इस मामले ने आग तब पकड़ी जब एक लेटर सामने आता है। पुणे के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने एडिशनल कमिश्नर को 125 पन्ने का लेटर लिखा था और उस लेटर में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने ये लिखा था कि पूजा खेड़कर जी जब आप 4 दिन के लिए बॉम्बे गए थे तब उन्होंने मेरी ऑफिस हथिया ली थी और लेटर पैड की मांग करी थी और बोला था कि यहाँ का फर्नीचर तक चेंज कर दो। मतलब पूजा जी ने हद ही पार कर दी। पूजा जी यह भूल गई थी कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, अभी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। बट पूजा जी के अकॉर्डिंग भैया हम ही यहाँ के डॉन हैं, हमें चाहिए फुल इज्जत क्योंकि हमारे पास पूरा सिस्टम है। जब ये पूरा मामला सामने आता है तो कहते हैं ना कि दोस्त हमारे भारत की जनता इतनी भी पागल नहीं है। जब वो पूरी चीज़ को जांच करने लग जाती है तो वह एक एक चीज़ पता कर लेती है। जब जांच किया गया तब पता चला कि पूजा जी तो मेडिकली अनफिट हैं, पूजा जी ने तो ये सारे डॉक्यूमेंट शो करे हैं। बट जब जानकारी निकाली गई तो ये सारी जानकारी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स फेक निकले। जब और पता किया गया तब पता चला कि पूजा जी ने जो मेडिकल डिसेबिलिटी की जो रिपोर्ट सौंपी थी वो भी एम्स की नहीं थी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, यूपीएससी एग्जाम्स जब आप क्लियर करते हो, अगर आप मेडिकली अनफिट हो तो आपको एम्स हॉस्पिटल में जा करके अपने आप को प्रूव करना होता है कि मेरे पास मेडिकली डिसेबिलिटी है और मुझे प्रूव करना है कि मैं मेडिकली डिसेबल हूँ। जब एम्स के डॉक्टर ये चीज़ क्लियर कर देते हैं तभी आपको वो पोस्ट मिलती है जिस पोस्ट के लिए आपने फॉर्म फिल किया था। बट पूजा खेड़कर के केस में ऐसा नहीं था। पूजा खेड़कर को एम्स के डॉक्टर्स ने 6 बार बुलाया कि आप आओ, आपका मेडिकल करना है। बट पूजा जी हर बार बहाना बता देती थी कि मेरे को कोविड हो गया है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास वो प्रॉब्लम है। क्योंकि पूजा जी को यह बात बहुत अच्छे से पता है कि ये सिस्टम्स के लूप होल्स के साथ बहुत आसानी से खेला जा सकता है।
इसके बाद दिल्ली का एम्स डीओपीटी को एक लेटर लिखता है कि जिस कैंडिडेट को आपने सजेस्ट किया है कि इसका मेडिकल करा जाए वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हमारे अकॉर्डिंग इस कैंडिडेट को सीट्स नहीं मिलनी चाहिए। इसके बाद पूजा जी जाती हैं सीएटी के पास। सीएटी एक ऐसी संस्था है, जब आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिक्रूट करे जाते हो और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप सीएटी के पास जाते हो और अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताते हो। पूजा जी के वकील जाते हैं सीएटी के पास और बताते हैं कि पूजा जी मेडिकली अनफिट हैं और पूजा जी एम्स में जा कर के एमआरआई नहीं करा सकती हैं क्योंकि वो अंधेरे से डरती हैं। अगर एमआरआई मशीन में जाएंगी तो वो मेडिकली और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगी। बट सीएटी साफ इनकार कर देती है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से एमआरआई की रिपोर्ट लेने के लिए। इसके बाद की खबर किसी को भी नहीं पता है दोस्तों। इसके बाद पूजा खेड़कर के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट जाते हैं, वहाँ पर बताते हैं। तब बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि एम्स के डॉक्टर्स को कोई और भी रीजंस निकालने होंगे, कुछ और भी तरीके निकालने होंगे जिससे कि ये मेडिकली डिसेबिलिटी को वो शो कर सके। दोस्तों इसके बाद की खबर किसी के पास नहीं है। इसके बाद पूजा जी एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एमआरआई रिपोर्ट सौंप देती हैं, उनको क्लियरेंस भी मिल जाता है, वो ट्रेनिंग के लिए भी पहुंच जाती हैं। जब ये मामला धूल पकड़ता है और ये सारी बातें सामने आ जाती हैं, तब पूजा खेड़कर के ऊपर शिकंजा कसा जाता है कि आपने कैसे ये सारी चीज़ें अप्लाई करी थी और कैसे आप एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एमआरआई रिपोर्ट सौंप सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा खेड़कर से यह भी रिपोर्ट मांगी गई है कि आप इतने ज़्यादा गरीब हो तो आप अपनी ऑडी कार लेकर के कैसे गए। आपने तो कहा था कि आपके संबंध आपके पिताजी से अच्छे नहीं है, आपके पिताजी के पास तो करोड़ों की संपत्ति है, तो फिर आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल क्यों किया। दोस्तों कितनी शॉकिंग बात है ना। आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर यूपीएससी को दुनिया का सबसे ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम माना जाता है और यह बात भारत का हर बच्चा जानता है कि यूपीएससी में धांधली हो ही नहीं सकती है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिस्टम के साथ बड़े आसानी से खिलवाड़ कर जाते हैं। पूजा जी को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि ओबीसी कैटेगरी लाने के बाद हम 400 रैंक पर भी हमें आईएएस मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, तो वो लेवल 5 की मेडिकल डिसेबिलिटी शो कर देती हैं, जिसमें कि वो अपने आप को 2 टाइप्स की मेडिकल डिसेबिलिटी दिखा देती हैं। मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपके पास पैसा और पावर है तो आप यूपीएससी तक क्लियर कर सकते हो, वो इस टाइप के कुछ लूप होल्स निकाल करके और सत्ता के कुछ चाटुकारों से दोस्ती करके। खैर ये पूरा मामला कोर्ट में चला गया है, पीएमओ ऑफिस ने भी पूरी रिपोर्ट मांगी है। बट अगर आपके पास पैसा है और आपके पास पावर है तो आप यूपीएससी तक क्लियर कर सकते हो। ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर यह जांच करी जाएगी तो न जाने कितने ज़्यादा आईएएस पीसीएस इसकी शिकंज में आ जाएंगे। और ये जांच का भी विषय है। भारत सरकार को किसी भी हाल में पूजा खेड़कर जैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर आईएएस पीसीएस क्लियर करके बैठ जाते हैं और फिर बाद में हम इनसे ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे देश को बहुत अच्छे से चलाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको भी लगता है कि यूपीएससी एग्जाम्स में धांधली होती है या आपके साथ भी कोई धांधली हुई है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।